लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट का शिफ्ट सिर्फ नाम का चेंज नहीं था। ये इंडिया की सोच, प्रायोरिटी और रीजनल रोल का डीप चेंज था। 1992 का लुक ईस्ट मेनली इकोनॉमिक था। उस वक्त कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहा था और उसे नए मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पार्टनर्स चाहिए थे। इसलिए फोकस था साउथ ईस्ट एशिया के साथ बिजनेस लिंक्स बनाना। लेकिन सवाल यह है कि 2014 तक आते-आते एक्ट क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि रीजन का पावर बैलेंस बदल गया। चाइना का राइज फास्ट हुआ, मैरिटाइम कंपटीशन बढ़ा और सिर्फ ट्रेड करके सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट नहीं होते। तो इंडिया ने समझा कि अगर इन्फ्लुएंस चाहिए तो प्रेजेंस भी चाहिए, प्रोजेक्ट्स भी चाहिए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी चाहिए। अब स्लाइड का कोर वर्ड देखो, डॉक्ट्रिनल शिफ्ट। डॉक्ट्रिन का मतलब बेसिक पॉलिसी सोच। पहले इंडिया ईस्ट को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था, अब इंडिया उसे स्ट्रेटेजिक स्पेस के रूप में देखने लगा। इसीलिए टाइमलाइन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एफडीआई, आसियान डायलॉग पार्टनर से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, एक्सटेंडेड नेबरहुड और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन तक मूवमेंट दिखाया गया है। ये लीनियर ग्रोथ नहीं, लेयर्ड एक्सपेंशन है। पहले कनेक्ट हुए, फिर ट्रस्ट बना, फिर इंस्टीट्यूशंस बने, फिर सिक्योरिटी रोल बढ़ा। एक्ट ईस्ट का एक और की आइडिया है एक्सटेंडेड नेबरहुड। इसका सिंपल मतलब, इंडिया अपनी सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी को सिर्फ इमीडिएट बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रखेगा। बे ऑफ बंगाल, आसियान, ईस्ट एशिया, जापान, पैसिफिक आइलैंड्स तक उसका इंटरेस्ट है। मैप में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बे ऑफ बंगाल, आसियान, ईस्ट एशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का प्लेसमेंट इसी लॉजिक को समझाता है। अंडमान निकोबार यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया को ईस्टर्न मैरिटाइम थिएटर में नेचुरल स्ट्रेटेजिक रीच देता है। सोचो जरा, अगर जियोग्राफी आपको गेट दे रही हो तो पॉलिसी उस गेट को यूज करे या इग्नोर करे? बिल्कुल यूज करे। अब 4 C's समझो, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर। कॉमर्स मतलब ट्रेड और बिजनेस, कनेक्टिविटी मतलब रोड्स, पोर्ट्स, कॉरिडोर्स, हाईवेज जैसे ट्राइलैटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप्स, टेक ट्रांसफर, आई टेक सपोर्ट। कल्चर मतलब बुद्धिस्ट सर्किट, डायस्पोरा लिंकेजेस, सिविलाइजेशनल गुडविल। ये चारों मिलकर हार्ड और सॉफ्ट पावर का मिक्स बनाते हैं। सिर्फ मिलिट्री से ड्यूरेबल इन्फ्लुएंस नहीं बनता, सिर्फ कल्चर से भी स्ट्रेटेजिक आउटकम्स नहीं मिलते। कॉम्बिनेशन चाहिए। बस यही एक्ट ईस्ट का डिजाइन है। जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब है कि इंडिया और कई रीजनल स्टेट्स के इंटरेस्ट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से कंट्रीज एक सिंगल रीजनल हेजेमॉन पर ओवर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो इंडिया प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और मिलिट्री एंगेजमेंट से एक बैलेंसिंग रोल लेता है। लेकिन ये फॉर्मल अलायंस पॉलिटिक्स जैसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबल इशू बेस्ड इंस्टीट्यूशन बैक्ड एंगेजमेंट है। समझ आया? एक्ट ईस्ट का रियल मीनिंग है मार्केट से मैरिटाइम तक, आउटरीच से प्रेजेंस तक और सिंबलिज्म से एग्जीक्यूशन तक इंडिया का शिफ्ट। आसियान सेंट्रलिटी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स को सीधा ग्रेट पावर राइवलरी की स्टोरी समझ लेना गलत होगा। आसियान सेंट्रलिटी का सिंपल मतलब है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चाहते हैं कि रीजन का ऑर्डर किसी एक बड़ी पावर के कंट्रोल में ना जाए, बल्कि आसियान लेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैनेज हो। यानी आसियान खुद मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, लेकिन वो एजेंडा सेटिंग, कन्वीनिंग और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का सेंटर बनने की कोशिश करता है। सवाल, छोटे और मीडियम स्टेट्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब 2 या 3 बड़े पावर्स compete करते हैं तो बीच के स्टेट्स को सर्वाइवल के लिए रूल्स, फोरम्स और इंक्लूसिव स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। इस स्लाइड में ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम और एडीएमएम प्लस का जो नेटवर्क दिख रहा है वो इसी आर्किटेक्चर का बैकबोन है। ईस्ट एशिया समिट लीडर लेवल प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यहाँ ब्रॉड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और मैक्रो पॉलिटिकल कंसेंसस बनता है। आसियान रीजनल फोरम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का फोरम है, यानी पहले ट्रस्ट बनाओ, फिर टेंशन को अर्ली स्टेज पर हैंडल करो। एडीएमएम प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स और प्रैक्टिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन का मैकेनिज्म है। इसमें मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट एक्सरसाइजेज और इशू स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स आते हैं। सोचो, ये 3 अलग लेयर्स मिलकर क्या करते हैं? पॉलिटिकल डायलॉग, डिप्लोमैटिक ट्रस्ट और डिफेंस कोऑर्डिनेशन को एक वेब में जोड़ देते हैं। इसी को इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कहते हैं।
आसियान सेंट्रलिटी की स्ट्रेंथ ये है कि ये एक्सक्लूजन नहीं, इंक्लूजन पर चलती है। स्लाइड में इंडिया, यूएस, चाइना, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया सब एक वाइडर फ्रेमवर्क में दिख रहे हैं। मतलब आसियान कह रहा है, सब आओ, लेकिन रूल्स और प्रोसेस के अंदर आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिस्टम एक्सक्लूसिव हो तो कॉन्फ्रंटेशन तेज होता है। अगर इंक्लूसिव हो तो कॉन्टेस्टेशन को मैनेज करने के टूल्स मिलते हैं। हाँ, ये परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इम्परफेक्ट डायलॉग भी ओपन हॉस्टिलिटी से बेटर होता है। बिल्कुल ठीक। इंडिया के लिए आसियान सेंट्रलिटी का स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है? पहला, इंडिया को रीजन में एंट्री और लेजिटिमेसी मिलती है बिना कोअर्सिव इमेज के। दूसरा, इंडिया को मिडिल पावर कोalition बिल्डिंग का स्पेस मिलता है। तीसरा, इंडिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर सकता है विदाउट जॉइनिंग रिजिड ब्लॉक्स। यही वजह है कि इंडिया आसियान लेड इंस्टीट्यूशंस को पब्लिकली सपोर्ट करता है। इंडिया जानता है कि अगर आसियान वीक हुआ तो रीजन डायरेक्ट ग्रेट पावर पोलराइजेशन की तरफ जा सकता है। अब एक और पॉइंट, सेंट्रलिटी का मतलब डोमिनेंस नहीं होता। आसियान सब कुछ कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो प्रोसेस को एंकर करता है। ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। एंकर मतलब वो मीटिंग पॉइंट, नॉर्म सेटर और स्टेबलाइजिंग हब है। स्लाइड में ADMM प्लस के एक्सरसाइजेज और एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स का मेंशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तभी रेलेवेंट रहते हैं जब वो सिर्फ स्टेटमेंट्स ना दे, प्रैक्टिकल हैबिट्स भी बनाएं। इसलिए आसियान सेंट्रलिटी एक्चुअली डिप्लोमेसी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, स्मॉल स्टेट्स की कलेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट द रीजनल ऑर्डर फ्रॉम बिकमिंग अ रॉ कॉन्टेस्ट ऑफ पावर। इंडिया आसियान इकोनॉमिक एंगेजमेंट को सरफेस लेवल पर देखो तो लगता है कि ट्रेड बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इंटीग्रेशन डीपन हो रहा है। लेकिन डीपर लेवल पर पिक्चर मिक्स्ड है। स्लाइड का सेंट्रल आइडिया यही है कि इंटीग्रेशन हुआ है पर एसिमेट्रिकल हुआ है, यानी रिलेशन ग्रो हुआ लेकिन इक्वल बेनिफिट के साथ नहीं। ट्रेड ग्राफ में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का गैप दिख रहा है और एक्सपैंडिंग डेफिसिट का नोट इसी प्रॉब्लम की तरफ सिग्नल करता है। डेफिसिट का मतलब सिंपल है, इंडिया आसियान से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, कम एक्सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल, क्या हर डेफिसिट बुरा होता है? नहीं, हर बार नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म डेफिसिट स्ट्रक्चरल हो तो वो कंपेटिटिवनेस, मार्केट एक्सेस और प्रोडक्शन वीकनेस का साइन बन सकता है। आईटीगा यानी आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स अग्रीमेंट थियोरेटिकली इंटीग्रेशन को इजी बनाना था। टैरिफ्स कम होने चाहिए थे, ट्रेड फ्लोज स्मूथ होने चाहिए थे, पर प्रॉब्लम रूल्स के डिटेल में आई। नॉन टैरिफ बैरियर्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स और टैरिफ अनोमलीज ने एक्सपेक्टेड गेन्स को डिस्टॉर्ट किया। सोचो जरा, अगर अग्रीमेंट हो लेकिन फर्म्स को एक्चुअल मार्केट एक्सेस मुश्किल लगे तो पेपर इंटीग्रेशन और रियल इंटीग्रेशन में गैप आ जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए रिव्यू की बात आ रही है। रिव्यू का मतलब सिर्फ कंप्लेंट नहीं, करेक्शन मैकेनिज्म। इंडिया चाह रहा है कि ट्रेड आर्किटेक्चर ज्यादा फेयर और प्रोडक्शन लिंक्ड हो। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस का फ्रेज देखो, ये रीसेंट जियो इकोनॉमिक लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब है कि कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स को इतना डाइवर्सिफाइड बनाएं कि किसी एक सोर्स, रूट या पॉलिटिकल शॉक पर सिस्टम कोलैप्स न करे। कोविड, यूएस चाइना टेंशंस, सेमीकंडक्टर इश्यूज, फार्मा इनपुट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपेंडेंस ने ये लेसन दिया। स्लाइड में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स का मेंशन इसीलिए मीनिंगफुल है। इंडिया समझ रहा है कि आसियान सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, बल्कि सप्लाई चेन नेटवर्क का नोड है। अब मैप पर आओ। कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मोरे, म्यांमार, मेसॉट, ट्राइलैटरल हाईवे, कालादान प्रोजेक्ट, बे ऑफ बंगाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी चीजें रैंडम विजुअल्स नहीं हैं। ये ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से जोड़ने के टूल्स हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेड एंड बॉर्डर लैंड से गेटवे बनाने की कोशिश है। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि कनेक्टिविटी सिर्फ रोड नहीं होती, वो स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन होती है। जब रोड्स, पोर्ट्स, बॉर्डर पॉइंट्स और मल्टी मॉडल रूट्स बनते हैं, तब मार्केट एक्सेस, स्टेट प्रेजेंस, रीजनल इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी सब एक साथ बढ़ते हैं। इंडिया म्यांमार ट्राइलैटरल हाईवे का कोर आइडिया यही है, फिजिकल कनेक्टिविटी से इकोनॉमिक फ्रिक्शन कम हो। कालादान प्रोजेक्ट का लॉजिक भी यही है, ऑल्टरनेट रूट, स्मूदर मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट को ब्रॉडर नेटवर्क से जोड़ना। लेकिन
याद रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इजी पार्ट नहीं होता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंसर्जेंसी जोन्स, फाइनेंसिंग डिलेज और इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स इस प्रोसेस को स्लो करते हैं। तो ओवरऑल लेसन क्या है? इंडिया आसियान इकोनॉमिक टाइज का फ्यूचर सिर्फ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के क्लॉजेस से डिसाइड नहीं होगा। वो तब डिसाइड होगा जब ट्रेड फेयरनेस, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के रूप में काम करें। यही जियो इकोनॉमिक्स का रियल टेस्ट है। साउथ चाइना सी को समझने के लिए पहले ये समझो कि ये सिर्फ पानी का एरिया नहीं है। ये लॉ, पावर, ट्रेड रूट्स, सॉवरेंटी क्लेम्स और मैरीटाइम स्ट्रैटेजी का इंटरसेक्शन है। इसलिए स्लाइड ने इसे जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बोला है। यहाँ डिस्प्यूट का कोर क्या है? चाइना ने 9 डैश लाइन के थ्रू बहुत बड़ा मैरीटाइम एरिया पर हिस्टोरिक राइट्स जैसा क्लेम किया। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न मैरीटाइम ऑर्डर हिस्ट्री के वेग असर्शंस पर नहीं, अनक्लॉज के लीगल रूल्स पर चलता है। अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ओशंस के लिए बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है। इसीलिए लाइन आती है कि अनक्लॉज इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस। ये मेटाफर इंपॉर्टेंट है, मतलब सब स्टेट्स को सेम लीगल ग्रामर यूज करनी चाहिए। 2016 का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग टर्निंग पॉइंट था। ट्रिब्यूनल ने यह नहीं माना कि चाइना का ब्रॉड हिस्टोरिक राइट्स क्लेम अनक्लॉज के ऊपर हो सकता है। वाई? क्योंकि अनक्लॉज ईईजेड, टेरिटोरियल सी, आइलैंड्स, रॉक्स और लो टाइड एलिवेशंस को क्लियरली डिफाइन करता है। ईईजेड का सिंपल मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां कोस्टल स्टेट को 200 नॉटिकल माइल्स तक रिसोर्स राइट्स मिलते हैं। लेकिन हर फीचर ईईजेड जनरेट नहीं करता। यहां लीगल क्लासिफिकेशन डिसाइसिव हो जाती है। आइलैंड, रॉक और लो टाइड एलिवेशन सेम चीज नहीं। अगर फीचर सिर्फ रॉक है और ह्यूमन हैबिटेशन या इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता, तो उसके लीगल राइट्स लिमिटेड होते हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड्स तो और भी क्लियर केस हैं, उनसे फुल ईईजेड जनरेट नहीं होता। समझ रहे हो? इसका मतलब मैप पर कुछ बिल्ड कर देने से लीगल स्टेटस ऑटोमैटिक नहीं बदलता। नो, नॉट एग्जैक्टली। इंडिया का स्टांस यहां इंपॉर्टेंट है। इंडिया डायरेक्टली क्लेमेंट नहीं है, फिर भी वो 9 डैश लाइन को सपोर्ट नहीं करता और पीसीए रूलिंग को इनडायरेक्टली लीगल सिग्निफिकेंस देता है, क्योंकि इंडिया रूल्स बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर को अपने ब्रॉडर इंटरेस्ट से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मेजर पावर्स यूनिलैटरल हिस्टोरिकल क्लेम्स को लीगल ऑर्डर के ऊपर रख दें, तो कल को इंडियन ओशन में भी सेम लॉजिक यूज हो सकता है। तो इंडिया प्रिंसिपल डिफेंड कर रहा है, सिर्फ फिलीपींस का केस नहीं। अब फोनऑप्स देखो, यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। इनका बेसिक लीगल लॉजिक है एक्सेसिव मैरिटाइम क्लेम्स को चैलेंज करना। अगर कोई स्टेट इलीगल एंक्लोजर क्रिएट करे और बाकी सब चुप रहें, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस नॉर्मल लगने लगती है। कस्टमरी लॉ का रिस्क यही होता है, इसलिए ऑपरेशनल प्रेजेंस जरूरी हो जाती है। स्लाइड के टैक्टिकल डायग्राम में 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, इनोसेंट पैसेज, रडार ट्रैकिंग, शैडोइंग, मैरिटाइम पेट्रोल और ग्लोबल ट्रेड रूट्स दिखाए गए हैं। ये दिखाता है कि लीगल प्रिंसिपल को सी पर प्रैक्टिकल एक्शन से रीइंफोर्स करना पड़ता है। मलाका एससीएस चोक पॉइंट्स के थ्रू लार्ज वॉल्यूम ग्लोबल ट्रेड पास करता है, तो इशू सिर्फ सॉवरेंटी नहीं, कॉमर्स और एनर्जी सिक्योरिटी भी है। इसलिए साउथ चाइना सी पर इंडिया का लीगल स्टैंड एक्चुअली उसकी वाइडर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पार्ट है। ओपन सी लेन्स, प्रिडिक्टेबल रूल्स और फोर्स के बदले लॉ। रीजनल स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब ज्योग्राफी को फोर्सफुली बदला जाए। इस स्लाइड का पहला विजुअल आइलैंड रेक्लेमेशन और मिलिटराइजेशन को दिखाता है, और इसी में कोर प्रॉब्लम छुपी है। रेक्लेमेशन का मतलब है सबमर्ज्ड रीफ या लो लाइंग मैरिटाइम फीचर के ऊपर ड्रेजिंग और सैंड पंपिंग करके आर्टिफिशियल लैंड बनाना। शुरू में ये इंजीनियरिंग लग सकता है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल आइलैंड बनने के बाद रनवेज, रेडोम्स, मिसाइल बैटरीज, नेवल बर्दिंग फैसिलिटीज और सर्वेलेंस सिस्टम्स लग सकते हैं। यानी एक पहले इनसिग्निफिकेंट फीचर को मिलिट्री आउटपोस्ट में बदला जा सकता है। अब सोचो, टैक्टिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? मतलब जो जगह पहले न्यूट्रल या वीक थी, वो एंटी एक्सेस या एरिया डिनायल कैपेबिलिटी का बेस बन जाए। A2AD का सिंपल मतलब है ऐसी मिलिट्री सेटअप जो दूसरे एक्टर्स के मूवमेंट को रिस्की, कॉस्टली या रिस्ट्रिक्टेड बना दे। सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रेडार सिस्टम्स और डीप वाटर बर्दिंग इसी पर्पस को सर्व करते हैं।
स्लाइड का फेज वाइज रेक्लेमेशन विजुअल इसी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को समझाता है। नेचुरल सबमर्ज्ड रीफ से ड्रेजिंग, फिर आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म, फिर मिलिटराइज्ड आउटपोस्ट। ये स्टेप बाय स्टेप चेंज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोअर्जन अक्सर एक ही दिन में नहीं होता, वो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड या यहाँ फैक्ट्स ऑन द सी क्रिएट करके होता है। अब आसियान कंट्रीज की स्ट्रैटेजी देखो। स्ट्रैटेजिक हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है एक ही बास्केट में सारे एग्स ना रखना, यानी इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ भी रखो, लेकिन सिक्योरिटी ऑप्शंस इंडिया, यूएस, जापान जैसे दूसरे पार्टनर्स के साथ भी खुले रखो। स्लाइड का स्पेक्ट्रम ग्राफ बैंड वैगनिंग से बैलेंसिंग तक मूवमेंट दिखाता है। कंबोडिया या लाओस जैसी स्टेट्स ज़्यादा बैंड वैगनिंग साइड पर दिख सकती हैं, जबकि वियतनाम और फिलीपींस हेजिंग और बैलेंसिंग के क्लोजर हैं। सिंगापुर और इंडोनेशिया मिडिल जोन का एग्जाम्पल हैं। ये रिजिड कैटेगरीज नहीं बट यूजफुल एनालिटिकल पोजिशंस हैं। इंडिया यहाँ क्या रोल प्ले करता है? इंडिया डायरेक्ट अलायंस प्रोवाइडर के रूप में नहीं लेकिन सिलेक्टिव हार्ड पावर पार्टनर के रूप में उभर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट टू फिलीपींस इसका स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। ब्रह्मोस की मैक 2.8 स्पीड, अराउंड 290 किलोमीटर रेंज और सी डिनायल रोल इंपॉर्टेंट है। सी डिनायल का मतलब एनिमी को समुद्री एरिया पर इजी फ्रीडम ना देना। कोस्टल डिफेंस बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में ये स्पेशली यूजफुल होता है, मतलब वीकर स्टेट भी स्ट्रॉन्गर नेवी के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट कर सकती है। डिफेंस डिप्लोमेसी भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वेपन सेल नहीं, डिफेंस अटैचे नेटवर्क्स, ट्रेनिंग लिंक्स, डॉक्ट्रिनल एक्सचेंज और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी पार्ट हैं। इंडिया ये सब क्यों करेगा? क्योंकि इससे इंडिया अपनी रीजनल क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, चाइना सेंट्रिक सिक्योरिटी डिपेंडेंस को डाइल्यूट करता है और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रियल सिक्योरिटी कंटेंट देता है। तो स्लाइड का डीपर मैसेज ये है, मिलिटराइजेशन डीस्टेबलाइजेस, हेजिंग अडैप्ट्स और इंडिया सिलेक्टिव कैपेबिलिटी सपोर्ट के थ्रू रीजनल बैलेंस में नया फैक्टर बन रहा है। स्टेबिलिटी अब पैसिव नहीं रह सकती, उसके लिए कैपेबिलिटी, पार्टनरशिप्स और डेटरेंट सिग्नलिंग सब जरूरी हैं। इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक मिस्टेक अवॉइड करो। इसे सिर्फ नया लेबल मत समझो, ये एक्चुअली मेंटल मैप का चेंज है। पहले एशिया पैसिफिक फ्रेमिंग डोमिनेंट थी, जिसमें फोकस पैसिफिक साइड, ईस्ट एशिया और ट्रांस पैसिफिक डायनामिक्स पर ज़्यादा था। लेकिन जब इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजिक वैल्यू शार्पली बढ़ी, तब ये पुराना मैप इनएडिक्वेट लगने लगा। स्लाइड इसी बात को चैलेंज करती है, आउटडेटेड एशिया पैसिफिक वर्सेस इंटीग्रेटेड इंडो पैसिफिक। सिंपल मतलब ये है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन अलग स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड्स नहीं रहे। अब एनर्जी रूट्स, सप्लाई चेन्स, नेवल डिप्लॉयमेंट्स और चोक पॉइंट्स एक कनेक्टेड कंटिन्यूम बना रहे हैं। मलक्का, सुंडा, लॉम्बॉक स्ट्रेट्स का मेंशन इसीलिए सेंट्रल है। ये सिर्फ मैप के पॉइंट्स नहीं बल्कि आर्टरीज हैं। ट्रेड, ऑयल, मिलिट्री मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग इन्हीं रूट से फ्लो करते हैं। अगर इंडियन ओशन से पैसिफिक तक एक सीमलेस रूट सिस्टम है तो पॉलिसी भी फ्यूज्ड होनी चाहिए। समझ आया? ज्योग्राफी ने थियरी को पुश किया, इसलिए इंडो पैसिफिक एक जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है। इंडिया का विजन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के रूप में आता है। फ्री का मतलब कोहर्जन फ्री सी लेन्स, रूल्स बेस्ड मूवमेंट, ओपन चॉइसेस। ओपन का मतलब इंक्लूसिव आर्किटेक्चर, ट्रांसपेरेंट कनेक्टिविटी और नॉन एक्सक्लूसिव रीजनल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का वर्जन अलायंस ब्लॉक जैसा नहीं है। इंडिया बाइपोलैरिटी को रिजेक्ट करता है, मतलब इंडिया नहीं चाहता कि रीजन सिर्फ दो कैंप्स में टूट जाए। उसका प्रेफरेंस मल्टीपोलर और इंक्लूसिव ऑर्डर है। ये वाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सेंट्रल रखता है। अगर इंडो पैसिफिक का मतलब सिर्फ ब्लॉक पॉलिटिक्स हो तो इंडिया की ओन पॉलिसी फिलॉसफी वीक पड़ जाएगी। स्लाइड का FOIP मॉडल रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और ट्रांसपेरेंट कनेक्टिविटी दिखाता है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज लग सकते हैं, लेकिन इनका स्ट्रेटेजिक यूज होता है। रूल ऑफ लॉ से मैरिटाइम कोअर्जन लिमिट होती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से कॉमर्स सिक्योर होता है, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से क्राइसिस एस्केलेशन रिड्यूस होती है, ट्रांसपेरेंट कनेक्टिविटी से डेट ड्रिवन या ओपेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए नॉर्म्स भी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। अब IPOI और सागर देखो। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ऑपरेशनल टूल्स हैं, यानी ब्रॉड विजन को थीमैटिक पिलर्स में कन्वर्ट किया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मरीन इकोलॉजी, मरीन रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, साइंस टेक और ट्रेड कनेक्टिविटी।
इससे पता चलता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक को सिर्फ मिलिट्री थिएटर के रूप में नहीं देखता। ये गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सिक्योरिटी का कंबाइंड स्पेस है। एक और सटल पॉइंट, स्लाइड के लेफ्ट साइड पर पावर एंड मिलिट्री ग्रेविटी का शिफ्ट दिखाया गया है, यानी रीजनल सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंस ईस्टवर्ड और सीवर्ड मूव कर रहा है। इंडिया इस शिफ्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, अडैप्ट कर रहा है। इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट का रियल मीनिंग है इंडिया अपने आप को कॉन्टिनेंटल स्टेट प्लस मैरिटाइम पावर दोनों के रूप में देख रहा है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट भी है, स्ट्रैटेजी शिफ्ट भी। मैरिटाइम डेमोक्रेसीज फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया यह है कि कुछ कंट्रीज अपनी शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड इंटरेस्ट्स दोनों के बेसिस पर मैरिटाइम ऑर्डर को सपोर्ट कर सकती हैं। यहाँ डेमोक्रेसीज वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे सिर्फ आइडियोलॉजी की तरह समझना इनकम्प्लीट होगा। रियल पॉइंट है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, लॉ बेस्ड कॉन्डक्ट, ओपन सी लेन्स और यूनिलैटरल एक्सपेंशनिज्म का ऑपोजिशन। स्लाइड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को एक नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है। क्यों फ्रांस भी? क्योंकि उसके इंडो पैसिफिक टेरिटरीज और मैरिटाइम प्रेजेंस है। मतलब फ्रेमवर्क सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं, वाइडर मैरिटाइम ऑर्डर से लिंक्ड है। थ्रेट क्या है? रूल्स बेस्ड मैरिटाइम असर्शंस को चैलेंज करने वाली ग्रे जोन टैक्टिक्स। ग्रे जोन का मतलब फुल वॉर के नीचे वाली कोअर्सिव एक्टिविटी, डार्क शिपिंग, मिलिशिया वेसल्स, कोअर्सिव पेट्रोलिंग, लीगल एम्बिग्विटी क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, फिशिंग फ्लीट्स का स्ट्रेटेजिक यूज। ये सब ट्रेडिशनल वॉर जैसा नहीं दिखता, लेकिन सॉवरेनिटी और कंट्रोल को ग्रेजुअली शेप करता है। तो रिस्पॉन्स भी सिर्फ नेवी बैटल से नहीं आता, उसके लिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी एमडीए चाहिए। एमडीए का सिंपल मतलब समुंदर में कौन चल रहा है, कहां चल रहा है, किस इंटेंट से चल रहा है और किस पैटर्न में चल रहा है, इसकी रियल टाइम या नियर रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग। स्लाइड में सैटेलाइट एआईएस ट्रैकिंग, P8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट, कोस्टल रेडार चेन्स, अंडर वाटर डिटेक्शन और वाइट शिपिंग डेटा जैसी चीजें इसी लेयर्ड अवेयरनेस को दिखाती हैं। एआईएस एक वेसल आइडेंटिटी एंड मूवमेंट सिस्टम है, लेकिन डार्क शिपिंग उसे बंद या मैनिपुलेट कर सकता है। तो सिर्फ एआईएस इनफ नहीं, रेडार, एयरक्राफ्ट और पार्टनर डेटा कंबाइन करना पड़ता है। यही फ्यूजन का लॉजिक है। इस कॉन्टेक्स्ट में IFC-IOR बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। गुरुग्राम वाला इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन डेटा को एग्रीगेट करता है। वाइट शिपिंग अग्रीमेंट्स का मतलब कमर्शियल या नॉन मिलिट्री वेसल मूवमेंट डेटा शेयरिंग। जब 50+ पार्टनर कंट्रीज और मल्टीनेशनल लिंक से इंफॉर्मेशन आती है, तब इंडिया सस्पिशियस मूवमेंट, पायरेसी, IIU फिशिंग, मैरिटाइम टेररिज्म और स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स को बेटर ट्रैक कर सकता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन नहीं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर है। और इंफॉर्मेशन ही मैरिटाइम पावर का बेस है। विदाउट नोइंग द सी पिक्चर, रिस्पॉन्स डिलेड और वीक हो जाता है। अब बायलैटरल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स का रोल समझो। लॉजिस्टिक्स इंटरऑपरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि फ्रेंडली कंट्रीज एक दूसरे के बेसिस, फ्यूल, रिपेयर या सपोर्ट सिस्टम्स यूज कर सके। इससे नेवल प्रेजेंस सस्टेनेबल बनती है। मैरिटाइम डेमोक्रेसीज नेटवर्क इसी प्रैक्टिकल साइड को भी कवर करता है। शेयर्ड वैल्यूज ट्रस्ट बनाते हैं, अग्रीमेंट्स ऑपरेशनल डेप्थ देते हैं। तो स्लाइड का बिगर लेसन ये है, मैरिटाइम ऑर्डर को डिफेंड करना सिर्फ स्लोगन से नहीं होता। उसके लिए सर्वेलेंस, इंफॉर्मेशन फ्यूजन, लीगल क्लैरिटी, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और ट्रस्टेड पार्टनर्स का नेटवर्क चाहिए। बिल्कुल यही फ्रेमवर्क इंडिया बिल्ड कर रहा है, ताकि इंडियन ओशन और वाइडर रीजन में कोअर्जन का जवाब रूल्स, अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन के साथ दिया जा सके। मैरिटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स और नेवल डिप्लोमेसी को अक्सर लोग सॉफ्ट सब्जेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। स्लाइड का मेन मैसेज ये है कि इंडिया अपनी मैरिटाइम रोल को बायलैटरल लेवल से उठाकर मल्टीलैटरल और सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल लेवल तक ले जा रहा है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, मिलन एक्सरसाइजेज, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और सबमरीन रेस्क्यू अग्रीमेंट्स इसी वाइडर प्रोसेस के अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। समझने वाली बात यह है कि इन सबका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं, लेकिन डायरेक्शन सेम है। ट्रस्ट, इंटरऑपरेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में प्रोजेक्ट करना। IONS का मतलब है इंडियन ओशन लिटोरल नेवीज के लिए कंसल्टेटिव प्लेटफॉर्म। इसका वैल्यू क्या है? सब कंट्रीज सेम साइज या सेम कैपेबिलिटी की नहीं होती, तो फोरम उन्हें अपनी कंसर्न्स, प्रायोरिटीज और कोऑपरेशन एरियाज डिस्कस करने का स्पेस देता है। स्लाइड में साउथ एशियन, वेस्ट एशियन, ईस्ट अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशियन, ऑस्ट्रेलियन रीजन्स और लेटर ऑब्जर्वर एक्सपेंशन दिखाया गया है।
ये बताता है कि IONS का स्कोप ग्रेजुअली ब्रॉडन हुआ। क्यों ब्रॉडन हुआ? क्योंकि इंडियन ओशन के प्रॉब्लम्स बॉर्डरलेस हैं। पायरेसी, ट्रैफिकिंग, HADR मीड्स, मैरिटाइम क्राइम, अंडरसी रिस्क, चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी। तो सोल्यूशन भी नेटवर्क्ड होना चाहिए। मिलन एक्सरसाइजेस का रोल अलग है। ये ट्रस्ट को प्रैक्टिकल ड्रिल्स में कन्वर्ट करता है। जब 50+ नेवीज कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स, कम्युनिकेशन रूटीन्स और कोऑर्डिनेटेड मनूवर्स प्रैक्टिस करती हैं, तब पीस टाइम फेमिलियरिटी क्राइसिस टाइम कोऑपरेशन में बदल सकती है। इसको ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, यानी सिर्फ फ्रेंडशिप फोटो नहीं, एक्चुअल वर्किंग कंपैटिबिलिटी। HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन साइक्लोन्स, सुनामीज और मैरिटाइम इमरजेंसीज का जोन है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सब रीजनल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस जैसे स्टेट्स प्रैक्टिकल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को डीपन करते हैं। इसका लॉजिक सिंपल है। छोटे मैरिटाइम स्टेट्स के पास फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी नहीं होती। इंडिया उन्हें ट्रेनिंग, सर्वेलेंस सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन और नीश कैपेसिटी दे सकता है। इसी से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फ्रेज का मीनिंग समझ आता है। ये डोमिनेशन नहीं, सिक्योरिटी असिस्टेंस प्लस रीजनल रीअश्योरेंस का आइडिया है। सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट अग्रीमेंट्स स्लाइड का हाईली स्पेसिफिक बट वेरी मीनिंगफुल पॉइंट है। DSRV यानी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल डिस्ट्रेस्ड सबमरीन के क्रू को रेस्क्यू करने का सिस्टम होता है। सोनार लोकेशन, मदरशिप डिप्लॉयमेंट, मीटिंग विद एस्केप हैच, पर्सनल ट्रांसफर, ये पूरा चेन दिखाया गया है। सोचो जरा, ऐसी नीश कैपेबिलिटी सबके पास नहीं होती। जिस स्टेट के पास हो, वो ट्रस्ट और डिपेंडेंस दोनों जनरेट करती है। एग्जैक्टली, नीश कैपेबिलिटी भी डिप्लोमेसी बन सकती है। तो फाइनल इंसाइट ये है, इंडिया की नेवल डिप्लोमेसी सिर्फ पोर्ट विजिट्स या सिंबलिज्म नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस बनाती है, एक्सरसाइजेस चलाती है, रेस्क्यू सपोर्ट देती है और सब रीजनल सिक्योरिटी वेब्स को स्ट्रेंथन करती है। इस तरह इंडिया मैरिटाइम स्पेस में प्रेजेंस को पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप को लीडरशिप क्रेडिबिलिटी में बदल रहा है।